चाहे ओशो कितना ही बोले हों, जीवन भर बोले हों, 650 किताबें हों, दुनिया में खूब पढ़े जाते हों, फिर भी वो विचारक नहीं है, वो संबुद्ध है। कहते रहे कि मैं शब्दों का उपयोग कर रहा हूं ताकि तुम्हें शब्दातीत का अनुभव करवा सकूं, तो वो बोल के सभी को मौन की तरफ ले जाना चाहते हैं। जो वो बोल रहे हैं वो हमारे जीवन में उतरे। अगर वो जीवन में उतरता है तो उनका बोलना सार्थक हुआ, नहीं उतरता है तो उनका होना न होना भी व्यर्थ हो जाता है। ये आसान होता है कि ओशो को सुन के हर कोई अपने उद्बोधन देने लगे, आसान होता है क्योंकि ओशो इतने सरल, इतने अलंकारों से भरे, इतने कहानियाँ चुटकुलों के साथ ऐसी गजब की उनकी रस भरी अभिव्यक्ति और तर्क इतने उनके तीखे होते हैं, मर्म तक जाते हैं। तो उसको पढ़ के सुन के कोई भी व्यक्ति बोलना शुरू कर सकता है और उसे लग सकता है कि वो भी कुछ जानता है। ये मानसिक भ्रम बड़ा आसानी से आ जाता है और ये बहुत लोगों को आ गया। अब घटना तो जीवन में चाहिए था, सत्य, मौन। जिस अमृत की ओशो बात कर रहे हैं वो कम से कम उस दिशा में तो हम ईमानदारी से चले। इतना सत्य तो हो कि जो भी हमारा जीवन है उसको उतना सच्चाई से जीना शुरू करें। लेकिन पाखंड की एक नई धारा बह निकली, भीतर कुछ घटा नहीं लेकिन बाहर से। तो जब व्यवहार में अगर ओशो का संदेश नहीं आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कितनी जबले पहले माना पहने या कितनी वो वैसे हाथ हिलाए और जो भी कुछ, ओशो का होना नहीं होना बेकार हो गया। मैं जब लोगों को देखता हूं, अगर जीवन में व्यवहार में ओशो के होने का असर नहीं आया तो फिर कोई मतलब नहीं। ठीक है, फिर तो दुनिया में कई चीज़ें चल रही है, कई चीज़ों से लोग खुश हो रहे, ना खुश हो रहे, और सब कुछ चलता रहता है। कई तरीके के संगठन होते हैं, कोशों का संगठन भी बन गया, जगह जगह लोग आश्रम बना रहे और पता नहीं क्या क्या। वो तो फिर चलने को बहुत कुछ होता है। दुनिया में अनेक चीज़ें होती रहती है संसार में, तो ओशो के नाम से भी अपनी अपनी पुपाड़ी लोग बजाने लग गए, क्योंकि असल बात तो जीवन में उतरना है। अब एक व्यक्ति से गलतियां होती है, ओशो के जीते जी हम सबसे गलतियां हों। क्या ओशो ने हमें निंदित किया? क्या ओशो ने हमसे बोलना बंद किया? क्या ओशो ने हमारा तिरस्कार किया? हमें हमेशा ना गलतियों से सीख के आगे बढ़ना सीखा है। हाथ थमा जब हम कमजोर हुए, हमने गलतियां की, हमें छोड़ा नहीं, क्योंकि गुरु का यही काम हो सकता है। पता है कि ये अभी यात्रा पे है, अभी जागे नहीं है, इनसे गलतियां होगी, स्वाभाविक है। लेकिन ओशो के देह से जाने के बाद भाई भतीजावाद आया, अपना पराया आया, महत्वाकांक्षा आई, शक्ति की कामना आई, राजनीति आई, खींचतान आई, वो सब आ गया। अब ओशो का संदेश तो कहीं गया और ये सब चीज़ें प्रमुख हो गई। अब किसी व्यक्ति को अगर किसी तरीके की कोई सजा देनी है तो कोई भी मुद्दा बनाया जा सकता है कि भाई इस वजह से इसको सजा दी जा रही है क्योंकि इसने ये गलती कर दी। अब किसी भी चीज़ का इशू, अब
ये तो इतनी सामान्य सी चीज़ें हैं कि दुनिया भर में ऐसा ही होता है हमेशा ना, समरथ को नहीं दोष को सही। जो समरथ कर दे वो तो सब जो छोटी सी किसी गलती पे किसी व्यक्ति को फांसी पे लटका देंगे, वही कोई सत्ताशीन निर्णायक पद पे बैठा व्यक्ति उससे कई गुना बड़ी गलती करके। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ऐसे मेरे पास में बहुत सारे उदाहरण हैं, श्रृंखला एक बड़े मज़ेदार और रोचक है। हम पूना में रहते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि कई सारे मित्र बनते थे, तो हम लोग कुछ न कुछ सहयोग करते रहते थे। अब जो कोई 2-3 दिन के लिए आया तो उसको रोप चाहिए तो हम रोप दे देते। अब कोई 2-3 दिन के लिए रोप नहीं खरीदता तो सही बात है, कईयों की सबकी स्थिति ऐसी नहीं होती। तो एक कोई मेरी मित्र थी, तो वो जा रही थी तो अपना रोब मुझे दे गई। तो मैंने कहा चलो किसी और को हम दे देंगे जब किसी को ज़रूरत होगी। तो मैंने मेरे लॉन्ड्री बैग में, हमारे कपड़े धुलते लॉन्ड्री बैग में, वो मैंने डाल दिया कि भाई धुल के आ जाएगा, रख लूँगा। अब ये तो कोई ऐसा बड़ा गुनाह तो हो नहीं गया। गुंडा गैंग अपने टनों दोस्तों के कपड़े धुलवा रहे थे, वो कोई बात नहीं, खैर। अब लॉन्ड्री वालों को ऐसा निर्देश होगा कि भाई किसी जेंट्स के बैग में लेडीज़ कपड़ा नहीं आना चाहिए, तो वो गया होगा। तो उनकी कोई संबंधित अधिकारी थी विदेशी, वो अपने आप को, क्योंकि साहब लोगों की खास थी, तो वो और एक हिंदुस्तानी जो इस 24 घंटे इसी में रहते कि किस पे तलवार चलाई जाए, पर्टिकुलरली भारतीय पे। विदेशी उनको सब चलते हैं, भारतीयों पे उनकी ज़्यादा ही तीखी निगाहें रहती थी। तो मेरे को बुलाया कि अरे जी तुम्हारे बैग में तो एक लेडीज रोब निकल गया। मैंने कहा यार इस तरीके से रखा था और मुझे नहीं पता था कि ऐसे नहीं रखना चाहिए। बोला तुम्हारे कमरे में कोई लड़की तो नहीं ठहरी है? मैंने कहा चल के देख लो कौन ठहरी मेरे कमरे में। अब सवाल ये है, मैं क्या कहता हूँ, समरथ को नहीं दोस्त को सही। एक हमारे, नाम लेना अच्छा नहीं है, अच्छे व्यक्ति है, मैं कोई वो नहीं कहूँगा, उनके यहाँ सालों से उनकी गर्लफ्रेंड उनके कमरे में ले रही थी लाउड शो, सब आते जाते देखते थे। कृष्णा हाउस में एक सज्जन की, मेरा मित्र भी था वो, उसकी भी मित्र सालों तक उसके कमरे में रहे, सारे लोग आते जाते देखते थे, वो सब चलेगा। लेकिन जिसको उनको टारगेट करना है उसका इतनी सी बात को भी तूल दे देंगे, आपको अपमानित करेंगे, आपको लज्जित करेंगे, जैसा आपने कोई गुनाह कर दिया। कोई लड़की तो नहीं ठहरी है ना, किसी लड़के को नहीं ठहराना। अरे तो फिर 10 लोग ठहरा रहे, उनको भी तो कुछ कहो। उनको कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ओशो के वचन या ओशो का संदेश जीवन में नहीं उतरता तो कोई मतलब नहीं। और मेरे लिए निर्णायक बात तब होता जाती है जब जो ये निर्णायक पदों पर बैठे लोग इतने छोटे और तंग दिल के होते हैं, तो वो काम का बहुत नुकसान करते हैं, और कर दिया इन लोगों ने। इतने ही छोटे 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 चीज़ों से चीज़ों को बिखेरते चले गए, छोटी छोटी चीज़ों से टूल बना के लोगों को बाहर करते चले गए। जिनको पहले तय कर लिया कि इसको बाहर करना है, फिर उसकी कमियों को इकट्ठा करते चले गए। और जिनको नहीं करना है वो तो हमें पता है कि क्या क्या नहीं हो रहा है, आज भी मेरे को पता है। लेकिन वो चूँकि साहब लोग के खास में है, तो कुछ साल पहले फटे कपड़ों में आने वाला आज करोड़ों में घूम रहा है। किसी का ध्यान नहीं जाता कितने साल तो ये यहाँ पे, फिर इतना पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन चूँकि साहब का खास है तो सबको पता है कि क्या हो रहा है। आपने 5 रुपए की अगर कोई नुकसान कर दी तो आपको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति महीने के लाखों कमा रहा है। तो होता क्या है कि निर्णायक और मूल्यवान बात यह है कि ओशो का संदेश कुछ तो हमारे जीवन में आए, कुछ तो उसका असर दिखे, कि हम वैसे के वैसे जैसे बाहर के जगत में होता है, वही भाई भतीजावाद, वही खींचतान, वही वासनाएं, वही सारी चीजें। हम कह सके क्या रे यार, नहीं यहाँ तो फर्क है। कौन सा फर्क दिखता है ऐसा? मुझे नहीं दिखता, मैंने नहीं देखा।
बातें करेंगे, हाँ, अरे बड़ी ध्यान की, थेरेपी की, इसकी उसकी, और रोजाना जबले पेन पेन की दस उधर भागते दौड़ते फिरेंगे। उनके तरह तरह के फोटो आएंगे फेसबुक पे कि जैसे बड़े ध्यानी हैं, बड़े क्लासेस ले रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, और हकीकत में तो वो आम लोगों से भी ज्यादा क्षुद्र चित्त के लोग। और जब ऐसे तंग दिल निर्णायक पदों पर बैठ जाते हैं तो उनकी बात का कोई महत्व नहीं होता। देखते ही देखते पूरे देश के अंदर पता नहीं क्या चल रहा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। एक समय वो भी हमने देखा कि पूरे देश में एक फोन अगर चला जाता था तो सुना जाता था, क्योंकि बलशाली लोग थे, ओशो के प्रेम से भरे लोग थे, ओशो के संदेश से भरे लोग थे, जी रहे थे उसको, तलवार की धार पे चल रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि निर्णायक पदों पर अच्छे लोगों का होना बेहद जरूरी है। बंदर के हाथ में उस तरह खुद का भी नुकसान करता है और दूसरों का भी नुकसान करता है। अब कोई मेरा मित्र ने एक फ़ोटो डाला कि सन्नाटा है, सन्नाटा होगा, अब सन्नाटा तो उन्हें भी दुखी करता होगा, क्योंकि उनको भी चाहिए बहुत सारी चीज़ें। तो लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग हो, इंटेलिजेंस हो, तो चीज़ों को स्वीकारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। लेकिन छोटे दिल के, तंग दिल के लोग, अहंकारी लोग, महत्वाकांक्षी लोग, कामुक लोग, उनसे कोई भी किसी तरीके की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो कुछ शुभ करेंगे या उनसे कुछ शुभ हो सकता है, हो ही नहीं सकता। इतने सालों में हमने देख लिया कि ये सिर्फ और सिर्फ विध्वंस कर सकते हैं। किसी बनी हुई चीज़ का विनाश करना इन्हें आता है। अपने अहंकार के लिए किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ देना इनके लिए बेहद आसान है, लेकिन निर्मित करना असंभव है। ओशो ने निर्मित किया, पूरी दुनिया के लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ओशो से इनकी तुलना कर भी नहीं सकता हूँ, लेकिन हम कुछ तो प्रयास कर सकते हैं, कुछ तो प्रेरणा ले सकते हैं, कुछ तो थोड़ा बड़ा दिल रख सकते हैं। किसी से अगर छोटी मोटी कोई गलती किसी वजह से हो गई, क्या इतनी सी बात को हम छोड़ नहीं सकते? और माफ़ी की तो ओशो ने सुविधा दी थी। हमने देखा कि उनकी उपस्थिति में माफ़िया मांगी गई और उन्हें माफ़ किया गया। ओशो ने कहा भी, शीला के लिए भी कहा था कि वो अगर चाहे तो आ सकती है, मैं स्वीकार लूँगा उसको वापस। अब कोई बात के लिए अगर कोई व्यक्ति 50 बार माफ़ी मांगे, मैं अपनी बात भी कह रहा हूँ, फिर भी जिद कि बादशाह के खिलाफ बोल कैसे गए, या बोलना तो दूर, मतलब थोड़ा बहुत भी इशारा कैसे कर दिया, माफ़ नहीं किए जा रहे, सिर धड़ से लाग गए। तो ठीक है, अब मेरा तो कोई क्या करेगा और मेरा कोई क्या कर सकता है, क्योंकि मैं पहले ही हालातों को इतना मारा हुआ हूँ कि अब वहाँ से मेरे को कोई नीचे नहीं ले जा सकता। लेकिन यस, इस बात का मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इससे ओशो के काम का इमेंस नुकसान हुआ है, हो रहा है। इतने छोटे दिल के, इतने तंग दिल के लोग निर्णायक पदों पर नहीं होने चाहिए, किसी कीमत पे नहीं होने चाहिए। निर्णायक पदों पर ऐसे लोग हों जो जिनके दिल बढ़े, सिर्फ और सिर्फ अहंकार को तृप्त करने की चीज़ों से ही आप खुश हो और बाकी सब चीज़ों, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति हर एक का अहंकार तृप्त करने के लिए नहीं बना है। सबके अपने विचार हैं, विचार होते हैं, सहमतियाँ असहमतियाँ होती है, उसमें क्या कौन सी बुरी बात है? हम आपस में बैठ के बात भी कर सकते हैं किसी विषय पे, होना चाहिए तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो सब चीज़ें होंगी जो जिसका नुकसान बहुत हो गया, बहुत हो गया, और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब इतना नुकसान होने के बाद भी कोई समझ मुझे दिखाई नहीं देती। अभी भी वही अहंकार है, अभी भी वही वासना है, अभी भी वही कि किंग हमेशा ना सही है। आंखों देखे देखने के बाद भी कि चीज़ें कितनी बिगड़ गई है, बिगड़ चुकी है, फिर भी
माइट इज राइट। तो मानते रहो भैया, ये हम तो एक खूबसूरत सी सुबह में बैठे हैं। अभी तक तो 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था चल रही है, हमारी दूल्ही के खेल खिलौने चल रहे हैं। लेकिन यस, 50 साल जिस सदगुरु के संदेश को निकट से देखा और उसके लिए एक जुनून को जिया। छोटी सी बात कोई लिख देता था तो 10 बार जवाब देते थे। कितना कुछ नहीं किया, और आज जब अपने ही लोगों के द्वारा विनाश होते देखता हूँ या विनाश देखा है तो मन तो आहत होता है। एक खलील जिब्रान की छोटी सी कहानी है। एक लोहार की और एक सुनार की दुकानें पास पास थी। तो एक दिन एक लोहे का कण और एक सोने का कण दोनों उछल के सड़क पे राह पे गिर गए। तो दोनों एक दूसरे से बात करने लगे, यार कि बहुत दुख है यार, गरम किया जाता है, हथौड़े से चोटें की जाती है। तो लोहे का कण कहता है कि मेरा दुख तेरे से ज़्यादा है। तो सोने का कण कहता है कि क्या ज़्यादा है तेरा, दोनों तो सेम स्थिति से गुजरते हैं। लोहे का कण कहता है कि भाई, मुझे तो मेरी ही जाति का चोट खानी पड़ती है। लोहे का हथौड़ा ही लोहे के कण पे चोट करता है। जिन लोगों के साथ सालों काम किया, सालों जिनके साथ में कितनी तरीके की चीज़ें की, आज जब उनको अलग मूड में देखता हूँ तो अजीब लगता है। और उनके अलग मूड से ठीक है, मेरा तो जो होना था हो गया, मैं वैसे भी कभी जाता आता नहीं, और नहीं अब मैं कभी आऊँगा जाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए संभव भी नहीं, मेरी सेहत भी साथ नहीं देती। लेकिन ओशो संदेश का नुकसान मत करो यार, कुछ सीखो, कुछ बड़ा दिल बनाओ यार। गलतियाँ लोगों से होती, गलतियाँ तुम भी करते हो, और कुछ और लोगों से बड़ी गलतियाँ तुम लोग करते हो। मैं जानता हूँ, पूरी एक किताब लिख दूँगा कि कितनी गलतियाँ तुम लोगों ने की। मैं ओशो जगत का जन्मजात पत्रकार। कई चीज़ें मुझे दिखती है जो कई लोगों को नहीं दिखती। तो गलतियाँ तो सबसे हुई है, होती रही है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन ऐसा मत करो, ये तुम्हारे शुद्ध और तंग दिल बहुत नुकसान कर चुके हैं। अब तो सीखो यार, अब तो सीखो। अगर सीख सकते हो तो मुझे पता है कि तुम नहीं सीखोगे, भ्रमित हो। महत्वाकांक्षा और शक्ति की मद में मस्त वासना ने पागल किया हुआ है तुम लोगों को। बाढ़ में जाए ओशो रोशो का संदेश। हमें तो मिलती रहनी चाहिए लड़कियां। विदेशों के भ्रमण चलते रहने चाहिए, और लाखों करोड़ों हमारे बैंकों में आते रहने चाहिए। ऐसा ही सब। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।